आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, रिमूवल के बाद वहाँ पे परिस्थितियाँ टूरिज़्म को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के और एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट को लेकर के काफ़ी चीज़ों के बारे में बात टाइम एंड अगेन सामने आ रही है। अब क्यों नहीं ये मांग कह लीजिए कि या वापसी का एक निर्णय या एक अपना प्रतिनिधित्व का निर्णय अब क्यों नहीं लिया जा रहा है? कौन लेगा ये निर्णय और क्यों लेगा? स्मृति जी, जब इस समुदाय को कश्मीर से निकलना पड़ा, किसी ने निर्णय नहीं लिया था। जब आंखों के सामने दिख रहा था कि मौत नाच रही है और बचाने में कोई इच्छुक नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई नौकरशाही नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई नहीं है, बल्कि सबने मुंह सी लिए हैं, इस पर कोई रो भी नहीं रहा है, तो लोगों ने निर्णय लिया कि हम अब इस स्थान को छोड़ेंगे। किसी से पूछ के नहीं छोड़ा था, किसी की अनुमति लेने नहीं गए थे, अपना सर्वस्व वहां त्याग करके आ गए। आज अगर परिस्थितियां ठीक होंगी तो हम किसी की अनुमति नहीं लेंगे। वो हमारा घर है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे तीर्थ हैं, वहाँ हमारे मंदिर हैं, हमारे शमशान हैं, हमारे खेत खलिहान हैं। हम क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन परिस्थितियां सुधरे तो आज भी शरणार्थी कैंप चल रहे हैं। एक सबसे बड़ा कैंप जगती में है, 20,000 से ज्यादा शरणार्थी हैं वहां, पड़े हुए हैं दशकों से। क्यों नहीं जाएंगे? वो सड़ रहे हैं। परिस्थितियां सुधरे तो, अगर परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं तो ये क्यों अपेक्षा पाली जाए हमसे कि हम वहां मरने के लिए जाएं? दूसरा प्रश्न, ये हमसे क्यों पूछा जाता है? क्या इस देश को ऐसे भूभाग में देशभक्त जन की आवश्यकता नहीं है जो बिना शर्तों के इस देश को अपना कहे? हमारी ये व्यवस्था कब तक ऐसे भूभाग को अपना कह पाएगी जहां बिना शर्तों के इस देश के प्रति निष्ठा रखने वाला कोई जन ना हो? मुझे लगता है हमसे ज्यादा जरूरत इस देश की है कि वहां कश्मीर में इस देश को अपनाने वाला, अपने आप को भारतीय कहने वाला, बिना शर्तों के, बिना रियायतों के, बिना खुशामद के, ऐसा जन वहां हो। हम तो निकाले ही इसी वजह से गए थे ना कि हम इस देश के प्रति निष्ठावान थे, हम तिरंगे के प्रति निष्ठावान थे, हम अपना धर्म बदल लेते, हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रह लेते आराम से। अगर इस देश को ऐसे समुदाय की वहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो वैसी परिस्थितियां पैदा नहीं कर रहा, तो इस समुदाय को कौन सी मजबूरी है कि वो वहां जाकर के मरे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका हमें आज तक उत्तर नहीं मिला। हमसे प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है कि जाते क्यों नहीं हो? अब तो 370 भी हट गया। और ये जानने के बावजूद कि वहां आज भी ये जो सामान्य स्थिति होने का पाखंड किया जाता है ना, स्मृति जी, मैं आपको 2 तथ्य दे रहा हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। कश्मीर में AFSPA लागू है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तब लगता है जब सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था टूट जाती है, जब पुलिस के हाथ में कंट्रोल नहीं रह पाता, वहां की लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा सकती, तो फौज को बुलाया जाता है और फौज कहती है कि हम जब तक AFSPA का छत्र नहीं होगा हम नहीं आएंगे। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का एक और नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया यानी सरकार कह रही है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। अगर आपको सामान्य लगता है तो हटाइए AFSPA को, वो नहीं हटाएंगे, लेकिन ये पाखंड करेंगे कि कश्मीर सामान्य हो गया है। दूसरा, AFSPA के तहत कश्मीर में इस समय 2-4 नहीं, 8-10 नहीं, 20-25 नहीं, 65 बटालियंस हैं राष्ट्रीय राइफल्स की तैनात। अगर कश्मीर सामान्य आपने 1 बटालियन कम की कहीं, तो ये कौन सा ढोंग है, ये कौन सा पाखंड है कि कश्मीर सामान्य हो गया? ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? तो कम से कम कश्मीर को सामान्य कीजिए। यह प्रश्न पूछने से पहले कि आप कब जाएंगे, क्यों नहीं जाते? सुशील जी, क्या फ्यूचर देखते हैं आप?
कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीर का, आने वाली जनरेशन जो है, अभी 12-15 साल के बच्चे हैं, कहाँ देखते हैं खुद को? देखिए हमारी, क्योंकि यंग भारत की बात हो रही है, ये वही बच्चे हैं जो आने वाले कुछ समय में भारत का भविष्य बदलने का कैलिबर रख सकते हैं। क्या लगता है आपको? इसके प्रश्न के दो उत्तर मैं देना चाहूँगा। पहला ये कि जहाँ तक कश्मीर से निष्कासित हिंदुओं की बात है, हमारी तीसरी पीढ़ी जवान हो गई है। कश्मीर के बाहर वो पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, उन्होंने कश्मीर नहीं देखा, उनको भाषा भी टूटी फूटी ही आती है, वो उस कश्मीर के रहन सहन और जीवन शैली से कट गए हैं। एक और पीढ़ी आ जाएगी तो फिर आपको अपने आप को कश्मीरी कहने वाले और कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी जीवन जीने वाले ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आधे से ज़्यादा विवाह समुदाय के बाहर हो रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से हम हमारी अस्मिता को खो रहे हैं। जैसे हाथ में से रेत बालू निकल जाती है, तो हमारा कश्मीर में जाना अपनी पहचान को, अपने समुदाय को पुनर्जीवित करने वाला एक काम है। ये तो एक बात है। तो इसके लिए हमारा समुदाय इस समय बहुत ही अंधकारमय भविष्य देख रहा है। दूसरा उत्तर है इसका कि कश्मीर में जो चुनौती भारत को है, वो केवल कश्मीर को लेकर के नहीं है, वो पूरे भारत को लेकर के है। कश्मीर एक टेस्ट केस है, एक लो हैंगिंग फ्रूट है, नीचे लटका हुआ फल है। जिहाद ने सबसे पहले यहां जोर आजमाइश की है। आप कश्मीर से पांव उखड़ने देते हैं अपने, तो शेष भारत में कहां जमा पाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। और जिहाद भांप गया है आपकी कमजोरी, तो इसलिए वो आपको केरल में चुनौती दे रहा है, बंगाल में चुनौती दे रहा है, उत्तर प्रदेश के कई कस्बों में चुनौती दे रहा है, देश भर में। अब तो कश्मीर एक मेटाफर, एक एग्जाम्पल बन गया है। जिसको लगता है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, वो कहता है कि यहाँ कश्मीर बनता जा रहा है। तो यदि देश कश्मीर के विषय में पाखंड करता रहा, ढोंग करता रहा, नीतियों और निर्णयों में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो देश का भविष्य भी, आप कितना विकास कर लें। देखिए, जब इस देश में हमलावर आए, ये देश सोने की चिड़िया था, ये विकास के चरमोत्कर्ष पर था। दुनिया का 25-26% जीडीपी भारत में था। अगर इस्लाम आया, अंग्रेज आए, दूर यूरोप से पानी के जहाज़ों को खेते हुए आए, तो यहाँ पर्यटन करने नहीं आए थे, यहाँ तीर्थाटन करने नहीं आए थे, यहाँ माल था, यहाँ संपन्नता थी, उसके लिए आए थे। उस संपन्नता के बावजूद हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा संकट बोध, हमारा शत्रु बोध जीवित नहीं था। हमारी सामान्य बुद्धि को पता नहीं क्या लकवा मारा था। हम नहीं जानते थे कि हमारा किन लोगों से पाला पड़ा है। आज भी हम इस देश को हट्टा कट्टा करके, विकसित करके 2047 तक किन हाथों में सौंप के जाएंगे? किसके लिए विकसित कर रहे हैं इस देश को? यदि हम इसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तो क्या मायने हैं इस विकास के?